एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद रश्मि। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के केमिस्ट्री के लास्ट वैकेंसीज़ के सॉल्व क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे, आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे और आपके टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। सो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं लास्ट वैकेंसी यानी स्कूल लेक्चरर 2018 की वैकेंसी का केमिस्ट्री का पेपर। 150 क्वेश्चन है इसमें। सभी क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सभी तत्वों की विरचन एंथैल्पी यानी कि फॉर्मेशन एंथैल्पी उनकी मानक अवस्था में होती है। तो सभी तत्वों की स्टैंडर्ड अवस्था में यानी स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो 0 होती है, शून्य। सेकंड नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि कार्बन की ग्रेफाइट स्टेट जो है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में तो इसकी एनर्जी भी शून्य होती है। और कई बार पूछ लिया जाता है O2 की एनर्जी, तो O2 गैस यानी कि जो गैस है O2 उसकी भी एंथैल्पी शून्य होती है। और कई बार Br2 पूछ लिया जाता है, तो Br2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में इसकी मानक एंथैल्पी 0 होती है और Cl2 की होती है गैसियस फॉर्म में मानक एंथैल्पी 0। और इसी तरीके से I2 की और सॉलिड फॉर्म में मानक एंथैल्पी 0 होती है। यानी कि जो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टैंडर्ड जो स्टेट में फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 होती है। तो इनमें से कोई भी एग्जांपल लास्ट ईयर में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है मेथेन, ग्रेफाइट और डाई हाइड्रोजन के लिए 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी के मान दे दिए गए हैं। और पूछा है CH4 की एंथैल्पी और फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए भाई, एंथैल्पी और फॉर्मेशन कार्बन की अगर अपन लिखेंगे CH4 की तो इक्वेशन बनेगी कार्बन प्लस और 2H2 इज इक्वल टू CH4, ये इक्वेशन बनेगी। अब अपन को CH4 की फॉर्मेशन एंथैल्पी को निकालना है, तो अपन को कार्बन की एंथैल्पी दे रखी है और H2 यानी डाई हाइड्रोजन की एंथैल्पी दे रखी है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2H2। सो जो डाई हाइड्रोजन की एंथैल्पी है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और जो CH4 की एंथैल्पी दे रखी है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या है CH4 बन रहा है। ठीक है, सो इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, अगर अपन इक्वेशन बनाएंगे तो इसको यहाँ इधर ला करके इसको माइनस ही तो करेंगे। सो इनकी एंथैल्पी की जोड़ करके इसको माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो क्या क्या एंथैल्पी दे रखी है। तो एंथैल्पी में सबसे पहले डाई हाइड्रोजन वाली जो एंथैल्पी यानी जो सबसे लास्ट वाली है उसको अपन करेंगे इंटू 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आएगा लगभग 571 के आसपास। ठीक है, और ये 393 किसकी एनर्जी है, ग्रेफाइट की। ठीक है, तो अपन को इन दोनों को ऐड करना है। तो 571 में जब आप 393 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस में चल रहा है सारी वैल्यू, तो आएगी -965 के अराउंड। ठीक है, और अब इस वाली जो मेथेन की एंथैल्पी है उसको अपन को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे -890। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इसमें से घटेगा। बड़ी वाली वैल्यू माइनस में है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 74 और वो भी माइनस में। तो फर्स्ट नंबर जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सिस्टम ने 701 जूल ऊर्जा अवशोषित की और सिस्टम के द्वारा 394 जूल कार्य किया गया। तो ठीक है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, तो ये हम थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट रूल से देखेंगे। तो क्या निकालते हैं अपन, डेल्टा E इज इक्वल टू टोटल जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, Q प्लस W के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर Q और W की प्लस माइनस वैल्यू अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर ऊर्जा अवशोषित हुई है तो उसकी वैल्यू प्लस में आती है, अगर ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित की गई है ऊष्मा तो वो माइनस में आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर निकाय के द्वारा कार्य किया गया है तो जो W है वो माइनस में आता है, अगर निकाय पर कार्य किया गया है तो वो प्लस में आता है। इस तरीके से अपन वैल्यू देखते हैं। अब यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, दैट मीन्स कि ये प्लस में आएगा, और निकाय के द्वारा कार्य हुआ है दैट मीन्स कि ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसमें बस जस्ट अपन को वैल्यू पुट करनी है। यहाँ अपन क्या लिखेंगे 701 और यहाँ क्या लिखेंगे 394। ठीक है, वो भी माइनस में आएगा, तो ये इसमें से घटेगा, 701 में से 394 माइनस होगा और माइनस होकर के जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। सो इसका आंसर आ जाएगा 307। सेकंड नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभिक्रिया दे रखी है 2Cl = Cl2 के लिए डेल्टा H और डेल्टा S के चिन्ह पूछे हैं। तो देखो डेल्टा S में तो कोई जोर ही नहीं आएगा, एंट्रोपी है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है, 2Cl से Cl2, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के Cl2 बना रहे हैं। दैट मीन्स कि जो अव्यवस्था है या जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव में गई। रही डेल्टा H की बात, तो डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी, ऊष्मा। तो ऊष्मा क्या है, मतलब यहाँ पे दो Cl मिल करके और Cl2 बना रहा है। दैट मीन्स कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। जब रिलीज़ होगी तो डेल्टा H की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो दोनों के ही यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है कि डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा प्रोपेन की विरचन के लिए किस अम्ल के सोडियम लवण की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब भाई डीकार्बोक्सिलेशन अपन करते हैं सोडा लाइम के द्वारा NaOH+ CaO, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अपन डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं और ये क्या करता है, Na2CO3 निकालता है। तो यानी कि एसिड का जो ये प्रोपेन बनाना है अपन को, ठीक है। तो ये निकलेगा Na2CO3। देखो अपन को क्या चाहिए, एक कार्बन, इसमें से एक कार्बन कम वाला एल्केन अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। सो यहाँ पर अपन देख लेंगे, वैसे भी प्रोपेन बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 चाहिए, तो इसके अलावा किसी में भी 3 कार्बन एटम नहीं बनेंगे। तो इसका सेकंड नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एल्केनों की हैलोजन के साथ अभिक्रिया की गति की दर निम्नलिखित किस हैलोजन के साथ उच्चतम है। तो ये अपन बहुत बार पढ़ते हैं कि एल्केन की जब हैलोजन के साथ रिएक्शन होती है तो इनका सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है कि F2 फिर Cl2 फिर Br2 और फिर I2, ये वाला सीक्वेंस इनका रहता है, F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस हाइड्रोजन हैलाइड की एल्कीन पर योग की अभिक्रिया उच्चतम है ना, एडिशन रिएक्शन पूछा है। तो किसकी अभिक्रिया होती है, तो इसमें जस्ट उल्टा आपको सीक्वेंस याद रखना है कि HI का सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर HBr का, फिर HCl का और फिर HF का, ठीक है। तो ये वाला सीक्वेंस इसका रहता है। तो HI यानी कि फोर्थ नंबर जो आंसर है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एल्कीन का ओजोनी अपघटन प्रोपेन टू ओन तथा मेथेनॉल देता है। प्रोपेन टू ओन मतलब एसीटोन, एक तो अपन को एसीटोन चाहिए और एक अपन को फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, ठीक है। अब ओजोनी अपघटन आपको पता है कि जो एल्कीन का अपन ओजोनी अपघटन करवाते हैं तो यहाँ जब मेथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है दैट मीन्स कि एक कार्बन सिंगल टर्मिनल कार्बन होता है, ठीक है। अब प्रोपेन है तो इस तरीके से देखो अपन यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर अपन को चाहिए एसीटोन चाहिए तो अपन को एक कार्बन यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये जो टर्मिनल वाला है वो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्म में निकल जाता है। सो यहाँ पर ये एसीटोन बनेगा और ये तो ये जो आंसर में अपन को दे रखा है ये हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन, यानी कि थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे 1-2 तो ये हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दे रखा है H2 के साथ में एल्काइन की रिएक्शन है Hg+2 और H की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एडिशन होगा HOH का, है ना, और मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो ये हो जाएगा CH3, इस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड और ये, तो यहाँ पे जो H है यहाँ पे जुड़ता है OH और यहाँ पर जुड़ेगा H, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है और ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, ये वाला इधर जाएगा और हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा, टोटोमेरिज्म होगा। इनोल जो है वो कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना, इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में चेंज होगा और ये यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन, यानी कि थर्ड नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। तो एल्कीन साइक्लोएल्कीन दे रखी है अपन को, और इस साइक्लोएल्कीन में Br2 की रिएक्शन है हीट की प्रेजेंस में। तो जब भी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, वहाँ पर होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये बात ध्यान रखना, जब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, और यहाँ से सब्सटीट्यूशन यहाँ इस अल्फा कार्बन से होगा और प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्वार्ट रिएक्शन है। स्वार्ट रिएक्शन ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, एक तो फिल्केनस्टाइन रिएक्शन और एक स्वार्ट रिएक्शन। फिल्केनस्टाइन में तो एल्किल आयोडाइड बनता है और जो स्वार्ट रिएक्शन है उसमें एल्किल फ्लोराइड बनता है। सो ये सेकंड नंबर रिएक्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वार्ट रिएक्शन हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित किस अल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु प्रेरक कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं।
ठीक है, नहीं होते हैं पूछा है। तो देखो भाई, जब भी कॉपर के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर अपन को कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन कौन से, ओनली 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है ना, वो ही कार्बोनाइल कंपाउंड में चेंज होता है। ठीक है, जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर, 3 डिग्री अल्कोहल है। सो इसको जब अपन कॉपर के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल निकलता है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो फर्स्ट नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट दे रखा है और इसकी रिएक्शन अपन को करानी है एल्यूमिनियम हाइड्रो आइसोब्यूटॉक्साइड के साथ में। सो ये जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करता है और ये ऑक्सीडेशन करता है खाली साइनाइड का। ठीक है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा थर्ड नंबर प्रोडक्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ साइनाइड को ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलुइन दे रखा है, Cl2 के साथ में रिएक्शन है फोटोन के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो क्या होगा, Cl2 वही देखो फोटोन प्रेजेंस में और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ये टोलुइन बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को यहाँ पर एल्केन दे रखा है तो यहीं से हाइड्रोजन इजी वे में निकलेगा। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, Cl2 जो है वो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और ये बनेगा बेंजल क्लोराइड। आपको बता दूँ रिएक्शन उसकी, ये CH है, इससे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और यहाँ पर Cl और Cl बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर मॉलिक्यूल से। जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो दोनों Cl है वो रिप्लेस हो जाएंगे OH के द्वारा। ठीक है, इन दोनों Cl की जगह OH ग्रुप आ जाएंगे और जब इसको ये इतना डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है तो यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बचा, CHO, दैट मीन्स की बेंजेल्डिहाइड। सो इसका सेकंड नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की अभिक्रिया द्वारा टोलुइन से अभिक्रिया कर जल अपघटन के पश्चात बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो देखिए भाई, टोलुइन से बेंजेल्डिहाइड है, यानी कि उसका अपचयन करवाया गया है, रिडक्शन है। तो ये रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा 12th में, इटार्ड रिएक्शन है और क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। दैट मीन्स की CrO2Cl2। ठीक है, CrO2Cl2 के प्रेजेंस में और इटार्ड रिएक्शन के माध्यम से टोलुइन बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, किसका हाईएस्ट होता है, तो अल्कोहल का, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, 12th लेवल के बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अपचायक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का CO समूह CH2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका रिडक्शन पूछा है CO का, तो ये होता है क्लीवेंशन रिडक्शन, ZnHgHCl, कंसनट्रेशन HCl के द्वारा। NCERT बुक में से ही सारे क्वेश्चन ये कवर हो रहे हैं। अगर आपने 11th-12th की तक की बेस की तैयारी करनी है तो आप NCERT की बुक ही पढ़ें, उससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो CO समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में किसकी अभिक्रियाशीलता नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए उच्चतम है। तो देखो भाई, नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। सो इनमें से कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, उस पर ही न्यूक्लियोफाइल का ईजी अटैक होगा। सो देखते हैं इसमें कि बेंजेल्डिहाइड है, पैरा टोलुएल्डिहाइड है, पैरा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड है, एसिटोफिनोन है। ठीक है ना, अब देखो इसमें तो क्या है, CHO ग्रुप है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, जबकि इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, पैरा नाइट्रो, और एसिटोफिनोन में COCH3 ग्रुप है। तो पैरा नाइट्रो देखो, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंटी क्रिएट करेगा और नाभिक स्नेही का उस पर एडिशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन दे रखी है और इसमें से पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए, ये अल्कोहल दे रखा है, HBr के साथ अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो H2 निकलेगा और Br जुड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे इस OH की जगह Br जुड़ जाएगा। फिर KCN के साथ रिएक्शन है, तो Br को CN रिप्लेस करेगा, KBr निकल जाएगा और CN। दैट मीन्स कि देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कि C6H5CH2 एंड दैट CN। ठीक है, उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है H2 की प्रेजेंस में। तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से COH ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप, यानी कि CN की जगह क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये प्रोडक्ट का नाम होगा फेनिल एथेनोइक अम्ल, है ना, फेनिल, ये फेनिल ग्रुप है और ये 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, सो क्या हो जाएगा, एथेनोइक। सो सेकंड नंबर जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फेनिल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या है।
तो एसिड दे रखा है और Cl2 और लाल फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो देखिए भाई Cl2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो जो अल्फा कार्बन एटम होता है, अल्फा कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह क्या ऐड हो जाता है, Cl ऐड हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। सो प्रोडक्ट बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सोडियम लवण सोडा लाइम NaOH प्लस CO के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो अभी जस्ट अपन ने रिएक्शन देखी थी कि ये जो एसिडिक एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करता है और CO2 को हटा देता है। सो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा थर्ड नंबर, एसिटिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। सो वेरी सिंपल, हक्कल रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। सो इसमें तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, नॉन एरोमेटिक, और ये होता है एंटी एरोमेटिक क्योंकि इसमें क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और हक्कल रूल क्या कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, तो वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, सो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए 2 है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर। फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि नाइट्रोनियम आयन की उत्पत्ति में नाइट्रिक अम्ल किसकी भांति कार्य करता है। तो नाइट्रिक अम्ल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इसको इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि H2SO4 के साथ में HNO3 किसकी तरह काम करता है। ठीक है, तो H2SO4 के साथ में ये बेस की तरह व्यवहार करता है ना, बेस की तरह काम करता है। इसमें एक्चुअली ये अपना हाइड्रोजन देता है, ये यहाँ से इस नाइट्रोजन से जाकर के अटैच होता है और फिर ये नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, दैट मीन्स कि ये बेस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये एक क्षार की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि होती है। तो विटामिन के अपन पढ़ते हैं, विटामिन जो के है उसकी अगर कमी हो जाती है तो चोट लगने से रक्त क्या होता है, बहता रहता है, रक्त का थक्का इजीली नहीं जमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को लंबे समय तक HI के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो भाई HI को अपन एल्केन का ठेकेदार बोलते हैं। ठीक है ना, एल्केन का ठेकेदार HI, दैट मीन्स कि ग्लूकोज का जो सभी एल्कोहलिक ग्रुप और जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। सो आंसर आएगा N-हेक्सेन। फोर्थ नंबर आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस अभिक्रिया से अभिक्रिया ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का पता चलता है। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति NH2OH के साथ में रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है और ओसाजोन फॉर्मेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो ये सेकंड नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट ग्रेड में, और ये जो वेव फंक्शंस पूछे हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शंस पूछे हैं। ठीक है ना, तो ये जो वेव फंक्शन है वो पूरा डेरिवेशन से अपन को कुछ भी लेना देना नहीं है। सो अपन को क्या करना है, sp2 और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उनके ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन याद रखना है। ठीक है, इसमें sp3 के लिए पूछा है, तो देखो sp3 के लिए मैं आपको अभी याद करवा देती हूँ कि एक बार तो आता है सबका इसमें प्लस। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो बिल्कुल सही आंसर है, फर्स्ट तीनों में प्लस 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 आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, जो 3 p ऑर्बिटल है उनमें से 2 को माइनस में शो करना है। ठीक है, सो एक बार अपन क्या करेंगे, x और z को शो कर दिया, देखो यहाँ पर y और z को एक बार शो कर दिया माइनस में, फिर एक बार क्या किया, x और y को कर दिया, और एक बार अपन ने क्या किया, x और z को कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 4 इक्वेशन आएगी वो आती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए। अब इसमें देखिए फोर्थ नंबर इक्वेशन में सभी को माइनस दिखाया गया है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ये एक्सप्रेशन वो सही नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर फोर्थ नंबर हो जाएगा। 3 इक्वेशन मैं आपको फिर दोहरा देती हूँ, एक बार सभी में प्लस आएगा, फिर अपन को क्या करना है, 3 p में से 2 को माइनस दिखाना है। एक बार आप क्या दिखा देंगे, x z को दिखा देंगे, एक बार x y को दिखा देंगे, और एक बार y और z को माइनस में दिखा देंगे। ठीक है, सो इस तरीके से ये sp3 के वेव फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस कक्षक द्वारा बने बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य उच्चतम होगी। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन पिछले साल काफ़ी डाउटफुल रहा था, काफ़ी रिट वगैरह भी लगी थी इस क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर अपन कंफ्यूज होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सामर्थ्य होती है वो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की होती है। ठीक है ना, sp ऑर्बिटल के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किस कक्षक के द्वारा बंध की आपेक्षिक सामर्थ्य उच्च पूछी है, तो ये होता है sp3 के लिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बंध सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रेखीय है। तो रेखीय आयन N3- होता है। N3 की स्ट्रक्चर कुछ इसमें इस तरीके से होती है,
तो ये अणु रेखीय होता है, ठीक है, इसमें इस तरीके से और रेजोनेंस भी पाया जाता है। तो ये आयन क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SF4 में प्रतिकर्षण बल कम करने के लिए एकांकी युग्म यानी लोन पेयर्स को कौन सी पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। तो SF4 सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। SF4 की क्या हो जाएगी, इस तरीके से TBP स्ट्रक्चर आएगी और 4 फ्लोरीन है, सो एक जगह क्या आएगा, लोन पेयर, ठीक है। सो लोन पेयर को हम हमेशा कौन से रखते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। तो इक्विटोरियल पोजीशन पर रख करके इसकी शेप क्या आती है, शीसो शेप या के शेप जिसको बोलते हैं अपन, है ना। तो ये हमेशा रखे जाते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पर। सो सेकंड नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रोडिंगर इक्वेशन पूछी है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो फोर्थ नंबर जो आंसर है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन भी हर बार पूछी जाती है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो फोर्थ नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NF3 का बंध कोण NH3 की तुलना में है। सो अपन इसके लिए रूल पढ़ते हैं कि सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है और वो होता है 1/बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, बॉन्ड एंगल के। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल उतना ही कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर सराउंडिंग एटम, इसमें फ्लोरीन है जबकि इसमें हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। सो फर्स्ट नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, छोटा होगा इसका बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2s और 2px कक्षकों के संकरण से निम्नलिखित कौन सा sp संकरण प्राप्त होता है। अब इसमें सही पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो वही सेम ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि sp sp2 और sp3 के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको भी अभी याद कर लेते हैं यहाँ पर। तो sp कक्षकों के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है कि साई sp के लिए लिखते हैं तो इसमें 1/√2, ठीक है, 1/√2, फिर ये होता है साई s प्लस साई p, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो लिखा जाता है 1/√2 साई s माइनस साई p, ठीक है। यानी एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। जब अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साथ √2 1/√2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए अब इसमें तो थर्ड नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें माइनस दे रखा है और अगर इसमें प्लस होता तो वो भी सही होता, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेशन होते हैं sp ऑर्बिटल में वेव फंक्शंस के, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर आंसर जो है वो सही होगा। तो अपन ने sp और sp3 के वेव फंक्शंस को याद कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन उपसहसंयोजन यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत के लिए सही नहीं है ना। VBT के लिए पूछा है कि कौन सा इनमें से गलत है। तो VBT भी संकुल के बनने की व्याख्या करता है, बिल्कुल यह यौगिकों द्वारा दर्शाए गए रंगों की व्याख्या करता है। तो VBT जो है वो कलर की व्याख्या नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये देखो दुर्बल और प्रबल लिगेंडों के मध्य विभेद नहीं करता, तो ये नहीं बताता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा वीक लिगेंड है। फोर्थ जो है यह उपसहसंयोजक यौगिकों की संरचनाओं की व्याख्या, तो हाँ हाइब्रिडाइजेशन बताता है तो उससे उसकी ज्योमेट्री भी निकल आती है, ठीक है। सो ये इसके रंग की व्याख्या नहीं करता है, सेकंड नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MnBr4-2 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 5.9 bm बोर मैग्नेटॉन और इसकी ज्यामिति पूछी है। सो 5.9 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू अपन को दे रखी है, तो इसमें से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। ये फॉर्मूला होता है इसके लिए √n+2, है ना, और इससे n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ये आ जाएगी 5, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, दैट मीन्स कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो Mn+2 का 3d5 रहेगा, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ऑर्बिटल है वो आगे वाले काम आएंगे, ठीक है। तो कौन से आगे वाले S और 3p, सो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 और इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी चतुष्फल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिगेंडों की बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता का सही क्रम पूछा है, फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है लिगेंड्स की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनमें होता है अमोनिया, ठीक है। उसके बाद में थायोसाइनेट हो जाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर ऑक्सीलेटो और उसके बाद में हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टफल के संकुल में निम्नलिखित किन d स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर 10dq होता है। 10dq मतलब अपन जो T2g और Eg के बीच का जो एनर्जी गैप निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं 10dq, या फिर इसको अपन डेल से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए जिसको अपन del 0
और टेट्राहेड्रल के लिए जिसको डेल टी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का गैप जो होता है 10 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है D3 धातु आयन संकुलों की CFSE पूछे हुए, CFSE D3 के लिए। और अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑक्टाहेड्रल के लिए कैलकुलेट करनी है कि टेट्राहेड्रल के लिए? तो देखिए आंसर में ये डेल नोट दे रखा है, दैट मीन्स कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रखा है। तो D3 के लिए अपन ट्रिक से जैसे याद करके रखा है अपने 4.8 सेकेंड के लिए, D2 के लिए, और फिर 6 और 12 1.2 है ना, 4 दूने 8 और 6 दूने 12, इस तरीके से याद करते हैं। तो D1 D2 D3, तो D3 के लिए हो जाएगा ये 1.2। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड में चक्रण योगदान S है और जो कक्षीय योगदान L है, और इनको जोड़ करके नई क्वांटम नंबर J प्राप्त होता है। और पूछा है क्वेश्चन कि आधे से अधिक भरे हुए कोश के लिए और J की वैल्यू पूछी है। तो आधे से अधिक के लिए, हाफ फील्ड से ज़्यादा के लिए ये होता है JL + S, ठीक है। और हाफ फील्ड से अगर कम होता है तो उसके लिए होता है L - S, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंथेनाइडों के लिए बोर मैग्नेटोन में चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान पूछा है। भाई म्यू का फॉर्मूला पूछा है इसमें। तो म्यू इज इक्वल टू होता है G√J J+1। जी यहाँ पर लिंडे फैक्टर है, और J जो है वो अभी जो अपन ने क्वांटम नंबर देखा था L + S वाला, वो J, तो J+1 इसका फॉर्मूला होता है म्यू का, ठीक है। किसके लिए? लेंथेनाइड्स के लिए। इसके लिए चक्रण और जो चक्रण क्वांटम संख्या और जो स्पिन क्वांटम नंबर है, दोनों इसमें, स्पिन एंड जो कक्षीय क्वांटम संख्या है, दोनों का एडिशन इसमें, दोनों का योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइड आयन EDTA के साथ प्रबलतम संकुल बनाता है? तो EDTA के साथ जो प्रबलतम संकुल है वो बनाता है लुटेशियम इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसका फर्स्ट नंबर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियम नाइट्रेट 2- में प्रत्येक NO3- द्वारा धातु से उपसहसंयोजन में काम आने वाले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो भाई NO3 जो है वो एक बाईडेंटेड लिगेंड है, और बाईडेंटेड लिगेंड है, सो ये ऑक्सीजन के दो मतलब नाइट्रोजन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ में और संकुल का फॉर्मेशन करता है इसमें। सो इसमें जो काम आने वाले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 2। थर्ड नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेंथेनाइडों के आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखो, आवेश स्थानांतरण संकुल 2 प्रकार के पढ़ते हैं अपन, तो LMCT और एक MLCT ना, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सो यह बात कर रहा है, देखो यह फर्स्ट जो ऑप्शन है, लिगेंड से धातु की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट की बात कर रहा है, लिगेंड टू मेटल। यह तब अधिक संभावित है जब धातु की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो, यानी कि मेटल को जब दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के पास में जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी उतना ही आवेश स्थानांतरण संकुल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है, यह साधारणतया गहरा रंग उत्पन्न करता है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से जो कलर है वो गहरा प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। अब थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए कि इसकी संभावना तब अधिक है जब लिगेंड में ऑक्सीकारक गुण हो। तो जब लिगेंड में ऑक्सीकारक गुण का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। अब चाहे क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी तो मेटल को इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये कथन गलत है, ठीक है। थर्ड नंबर आंसर इसका इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरियम एसिटिल एसीटोन 4 संकुल की आकृति पूछ रखी है। सो ये जो आकृति होती है इसकी, ये होती है वर्ग प्रति प्रिज्म, यानी कि स्क्वायर एंटी प्रिज्म शेप होती है इसकी, ठीक है। क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं सीरियम के साथ में, तो चतुष्फल की नहीं होगी, अष्टफल की नहीं होगी, वर्ग समतली नहीं होगी। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनकी वर्ग प्रति प्रिज्म, यानी कि स्क्वायर एंटी प्रिज्म शेप पाई जाती है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एसिटिल एसीटोन बाइडेंटेड लिगेंड है, सो नंबर ऑफ लिगेंड वैसे 8 हो गए ना, 4 है यहाँ पे, तो 8 हो जाएंगे। सो ये चतुष्फल के तो 4 होते हैं, अष्टफल के में 6 होते हैं, वर्ग समतलीय में भी 4 होते हैं। सो इसका आंसर करेक्ट आंसर वर्ग प्रति प्रिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च दाब पर फोस्फिन का तप्त टंगस्टन पर उत्प्रेरक के विघटन का वेग नियम। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में इसमें जो वेग नियम है वो फर्स्ट जो नंबर आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट होता है। वेग नियम में ये फोस्फिन पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर V = K होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने का समय 50% पूर्ण होने के समय का कितना गुना है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहले अपन रेट की जो इक्वेशन है वो लिखते हैं 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये t को अपन इधर लेके जाएंगे और k को अपन इस तरफ लेके आएंगे और k की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपन को t हाफ का यहाँ पर कंपैरिजन करना है। सो k को अपन t हाफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.693 अपॉन टी हाफ होता है k इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो टी हाफ को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, और log a कितना है अपना 100 और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99.9% ना। सो ये बचेगा a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.1%। ठीक है, कैसे निकाला 100 माइनस 99.9 तो आया 0.1। 0.1 हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 0 लग जाएगा, यहाँ 0 लगेगा तो यह हो जाएगा 1000 और log 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, सो अपने पास में ये पूरा कट हो गया और यहाँ पर क्या आ गया 3। ठीक है, और जब इसको इससे कट करते हैं तो ये आएगा 3.3। ठीक है, लगभग 3.3 के आसपास आता है। अब 3.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग से। सो लगभग 10 के अराउंड है ना, तो 10 टी हाफ, दैट मीन्स कि ये टी जो है वो उस टी हाफ के लगभग 10 गुना हुआ। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुना करने पर अभिक्रिया का टी हाफ दोगुना हो जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो इसमें देखिए टी हाफ जो है अपन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए तो देख के आए हैं अभी कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं करती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के लिए। इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, दैट मीन्स कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं होगा। ठीक है, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के लिए, और जो सेकंड ऑर्डर है उसके लिए टी हाफ जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए की। ठीक है, सो ये अगर अपन प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर रहे हैं तो टी हाफ भी दोगुना हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रारंभिक सांद्रता के टी हाफ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ कि गैसों के अणुगति सिद्धांत से एक ही स्पीसीज के अणुओं में द्विअणुक संघटक प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन की संख्या दी जाती है। मतलब ये पूछा है जो कोलिजन थ्योरी है उसमें से, तो कोलिजन थ्योरी का जो कैलकुलेशन अपने पास में आता है कंक्लूजन, तो वो आता है Z इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर, है ना, इतना आपको याद होगा। और फिर अपन क्या लिखते हैं √8 पाई के टी अपॉन म्यू। ठीक है, ये वाला इक्वेशन अपने पास में आता है, तो इसको मैच कर लेते हैं। ये है इक्वेशन जो थर्ड नंबर आंसर है वो देखो मैच हो रहा है 2n स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, और उसके बाद में है रूट पे रूट लगा दो या पावर हाफ लगा दो, एक ही बात है। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि NO2 के द्वितीय कोटि विघटन का वेग स्थिरांक की समीकरण अपन को दे रखी है और इसकी सक्रियण ऊर्जा पूछी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। तो देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है के वाली जो आर्यनियस इक्वेशन ये दे रखी है, तो जब इसका और आर्यनियस इक्वेशन का अपन कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन होती है A एक्सपोनेंशियल माइनस E/RT। ठीक है, E/RT। तो ये जो A की वैल्यू है ये A की वैल्यू अपन को यहाँ पे दे रखी है, लेकिन अपन को क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो अपन दोनों को इक्वल करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आएगी E/RT माइनस लगा दूँ मैं आगे, और ये माइनस 10,000 K/T। ठीक है, जब इनको कंपेयर करेंगे तो T से T कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, बचा गया E/R इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो अपन R को अपन क्या करेंगे उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपन के पास में E की वैल्यू निकल आएगी। जब R को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से रहेगा इक्वेशन। सो अपने पास में E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो E इज इक्वल टू 10,000 इंटू R की वैल्यू अपन लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगर जूल में आंसर होता ये खाली तो 8.314 इंटू 10,000 होता, लेकिन ऐसा नहीं है।
सो अपन इसको कर सकते हैं किलो जूल में कन्वर्ट। जब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 1000 का भाग लगाने से ये 0 से 0 कटेंगे और ये एक 0 बचेगा जो कि एक इस पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। सो आंसर क्या बचेगा, 83.14। सो थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। ये दे रखा है, एक सेल दे रखा है जिसका EMF अपन को 0.7 वोल्ट दे दिया। अब इसमें पूछा है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, सो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी अपन कैसे निकालते हैं, -NFE। ठीक है, और N कितना है, N की वैल्यू देखो, कैडमियम और कैडमियम CdCl2 है। सो N की वैल्यू क्या आएगी, +2। ठीक है ना, आयंस कितने चेंज होंगे, 2N। सो N की वैल्यू आ जाएगी 2। सो 2 इंटू और फेराडे 96 500 इस तरीके से। और E की वैल्यू कितनी अपन को दे रखी है, 0.7 वोल्ट दे रखी है। ठीक है, तो अब अपन को आंसर देखो किलो जूल में दे रखा है, तो वोल्ट को अपन किस में लिखेंगे, जूल पर कूलाम में लिखेंगे। ठीक है, जो वोल्ट है उसको अपन जूल पर कूलाम में लिख सकते हैं। सो यहाँ पर किलो जूल में आंसर है, सो अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो अब जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135100 किस में, जूल में। ठीक है, लेकिन किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएं इसमें। आंसर क्या आ जाएगा, 135.1 किलो जूल। ठीक है, और माइनस में है, -NF होता है तो आगे माइनस रहेगा। सो ये सेकंड नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है -NFE। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धसेल अभिक्रिया, एक रिएक्शन दे रखी है अपन को अर्धसेल की और पूछा है इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा। सो इलेक्ट्रोड विभव में क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू E0, फिर -RT/N, फिर Ln, और क्या लिखते हैं 1/Ag का कंसनट्रेशन। ठीक है, ये तो इक्वेशन आती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर आता है -RT/F आता है। ठीक है, जब अपन Ag को ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, सो पॉजिटिव लिखेंगे तो Ag ऊपर आ जाएगा। सो इसका फर्स्ट नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में KCl के लिए डिबाई हक्कल ओंसेगर समीकरण पूछी है। तो देखिए भाई, जो ये क्वेश्चन है वैसे RPSC ने डिलीट कर दिया था क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होता अगर यहाँ पर dt की पावर 1/3 दिया होता। ठीक है, dt की पावर 1/3 यहाँ पर बाय मिस्टेक छपा नहीं है। सो ये RPSC ने डिलीट कर दिया था। बाकी जो इक्वेशन होती है ये आपके सामने है, डिबाई हक्कल ओंसेगर समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकल संयोजी और एक त्रिसंयोजी, एकल त्रिसंयोजी मतलब सेम है, एक एकल त्रिसंयोजी या एकल संयोजी वैद्युत अपघट्य के लिए, और प्लॉट करना है ग्राफ अपन को -log गामा बोल सकते हैं इसको, गामा प्लस माइनस और √μ के बीच में। तो ये जो है, जो ये इक्वेशन है वो होती है, ये डिबाई हक्कल लिमिटिंग लो इक्वेशन है। किस तरीके से होती है इक्वेशन, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि -log ये गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू A और Z² और रूट लिखा जाता है म्यू या फिर I लिख सकते हैं। यहाँ पर म्यू जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो म्यू है वो आयनिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो A है उसकी वैल्यू होती है 0.509। ठीक है, और Z क्या है, Z है यहाँ पर चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, तो अब देखो चार्ज क्या दे रखा है, एकल या त्रिसंयोजी या एकल संयोजी, एक ही बात है। यानी कि एक आयन का चार्ज है +3 और एक का है +1, मतलब प्लस माइनस जो भी है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3 आएगा। ठीक है, सो इनके बीच में जब इसके और म्यू के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल जो है वो किसको प्रेजेंट करता है, AZ² को। ठीक है, A की वैल्यू 0.509 है और Z की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 3 × 1, सो 3। ठीक है, सो ये इक्वेशन आंसर जो थर्ड नंबर आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। आप ये क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.02 मोलल Na2SO4 विलयन का आयनी सामर्थ्य पूछा है, आयनिक स्ट्रेंथ पूछ रखी है यहाँ पे। तो देखिए इसकी आयनिक स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालेंगे, कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है = 1/2 C1Z1²। C का मतलब हो गया कंसनट्रेशन, Z का मतलब हो गया चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट आयन की कंसनट्रेशन चार्ज प्लस C2Z2 का स्क्वायर, यानी कि सेकंड आयन की कंसनट्रेशन इंटू चार्ज का स्क्वायर। ठीक है, Na2SO4 में आयन कौन कौन से बनेंगे, 2Na+ + SO4 2-
Na के 2 आयंस बन रहे हैं, सो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल हो जाएगी। कंसंट्रेशन अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 0.02, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई होकर के और ये हो जाएगी 0.04, ठीक है। और SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.02, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्मूले में अपन जब वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू 1/2 और चार्ज की जगह जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह अपन सोडियम की कंसंट्रेशन 0.04 रखेंगे और चार्ज उसका 1 है, प्लस C2 यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ SO4 तो 0.02 रहेगी, और चार्ज तो SO4 का चार्ज कितना है -2, यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं इसमें, बस चार्ज का स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.04 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.08, ठीक है। जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 0.12 और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.06। दैट मीन्स कि अपना आंसर हो जाएगा 0.06। सो इसका 4th नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 0.06, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी पूछ रखा है 50 ml 0.2 मोल HCl दे रखा है, 0.2 मोलरिटी दे रखी है इसका HCl, और 50 ml ही 0.1 मोलरिटी का NaOH का सॉल्यूशन दे रखा है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो विलेन की pH पूछिए, ठीक है। तो इस pH को कैलकुलेट करने के लिए भी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में अपन को HCl के लिए वॉल्यूम दे रखा है 50 ml और उसकी जो मोलरिटी है वो दे रखी है 0.2 m, ठीक है। सो अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले HCl का, तो ये हो जाएगा m/v, दैट मीन्स कि 0.2 × 50 ml, तो ये आ जाएगा 10 मिलीमोल्स, ठीक है, 10 मिलीमोल्स। और इसी तरीके से जब NaOH के नंबर ऑफ मोल्स अपन कैलकुलेट करेंगे तो m/v से ये आ जाएगा 0.1 × 50 ml, यानी कि 5 मिलीमोल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपन मिलीमोल्स में आ रहा है, अपन को सीधा मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो इंटू अपन क्या लगा देते हैं, 1000 लगा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो n को अपन इधर लेके जाएंगे, m इधर आएगा तो क्या फॉर्मूला बना, m/v और अपॉन 1000, ठीक है। अपॉन 1000 अगर अपन करेंगे तो अपने जो ये आंसर है वो मोल्स में निकलेगा, ठीक है। और अगर अपॉन 1000 नहीं करते हैं तो मिली मोल्स है, ठीक है। तो अपन चाहे तो इसको अभी कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो बाद में। तो इतना अपन ने कर लिया। अब देखिए भाई, अपन जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे 10 मिलीमोल्स HCl को और 5 मिलीमोल्स NaOH को, तो जो NaOH के 5 मिलीमोल्स है वो 5 मिलीमोल्स ऑफ HCl को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। सो अपने पास में एक्स्ट्रा कितने मिलीमोल्स बचे, 5 मिलीमोल्स किसके, HCl के, ठीक है। सो सॉल्यूशन में अपने पास में है 5 मिलीमोल्स HCl के। अब अपन को क्या निकालना है, इसका pH निकालना है, ठीक है। तो अभी अपने पास में क्या है, मिली मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। और जो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अपन यहाँ पर इसमें कंसंट्रेशन में सॉल्व करते हैं नॉर्मलिटी में। जब pH का फॉर्मूला अपन लगाते हैं -log H+ की कंसंट्रेशन, तो वो जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मलिटी में ली जाती है, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो इस तरीके से कि नंबर ऑफ मोल्स 5 मिलीमोल्स है, सो अपन इंटू 10⁻³ कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि 1000 का भाग लगा देंगे तो वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 × -10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपॉन क्या करेंगे, आयतन, आयतन किस में, मिलीलीटर में दे रखा है। अब देखो आयतन कैसे कैलकुलेट किया, 50 ml किसका, HCl का आयतन, और 50 ml किसका, NaOH का आयतन। तो टोटल कितना वॉल्यूम बना, 100 ml, ठीक है। सो अपन ने 100 का यहाँ पर भाग लगा दिया, और जब मिलीलीटर में आयतन हो तो इंटू क्या कर देते हैं, 1000 कर देते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो ना, नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ इक्विवेलेंट लिखते हैं वहाँ पर वेट, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इक्वल ही आएगा अपने। सो अपन नंबर ऑफ मोल्स और अपन के नीचे क्या करते हैं, वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर में, इंटू 1000, सेम यही फॉर्मूला ही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास में फॉर्मूला आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻² नॉर्मलिटी, ठीक है। जब इसको अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, pH के फॉर्मूले में -log H+ की कंसंट्रेशन, सो यहाँ पर इसका log लेंगे तो log देखिए इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे, -log 5 × 10⁻² है। सो इसको जब प्लस में इंटू में होगा तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा, बट ये -2 जो है वो आगे आएगा तो ये माइनस में रहेगा। माइनस को अपन ने पहले कॉमन ले लिया, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -log 5 + 2, ठीक है। 2 और log 5 का जो log होता है, 5 का log होता है 0.6989, ठीक है। तो 2 जब में से माइनस होगा तो ये आएगा 1.3 आंसर। सो अपना आंसर आएगा 1.3।
सो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 1.3। थर्ड नंबर आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इक्वेशन दे रखी है और पूछी है कौन सी इक्वेशन है ये, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये इक्वेशन जो है वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन को 3 इक्वेशन दे रखी है और पूछा है इनको देखते हुए बेंजीन की विरचन एंथैल्पी यानी कि फॉर्मेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है किसकी, बेंजीन की। ठीक है, सो इसके लिए अपन देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, अपन को क्वेश्चन में कार्बन की दहन ऊष्मा दे रखी है, मतलब कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2 और H2 प्लस हाफ O2 इजिकल टू H2O। ठीक है, अब अपन को जब अगर बेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो अपन को बेंजीन इस तरीके से बनाएंगे, अपन कार्बन को और H2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, अपन को बेंजीन चाहिए। ठीक है, तो अपन को कार्बन क्या लेना है, 6 लेने हैं और H2 को भी 6 बनाना है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी जाकर ये C6H6 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अपन को सेकंड नंबर इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड नंबर इक्वेशन को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ करके अगर अपन इसको माइनस कर दें तो अपने पास में ये वाली इक्वेशन आ सकती है। देखते हैं, देखो किस तरीके से। ये देखिए, जब अपन सेकंड जो इक्वेशन है कार्बन वाली उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो एंथैल्पी है वो भी 6 से मल्टीप्लाई होगी और इसका आंसर आएगा -2358। ये सभी किलो जूल में वैल्यू दे रखी है। और इसी तरीके से H2 वाली इक्वेशन को जब अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी दहन जो एंथैल्पी है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये अपने पास में इतना आंसर आएगा। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो इनकी एंथैल्पी भी ऐड होगी, तो दोनों माइनस माइनस में है तो यह आ जाएगा -3216। ठीक है, और जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से कार्बन 6 और 3H2 और ये दोनों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ करके आ जाएंगे 15/2। ठीक है, इस तरीके से O2 आ जाएगा और इधर बचेगा 6CO2 और 3H2। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, यहाँ से जो बेंजीन वाली इक्वेशन दे रखी है उसको इसमें से माइनस कर दिया। जब माइनस करेंगे तो नीचे वाले सारे निशान क्या हो जाए, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से 15H2 से ये 15/2 O2 कट हो जाएगा, यहाँ से H2O और CO2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और इक्वेशन अपने पास क्या बचेगी, 6 कार्बन प्लस 3H2 इज इक्वल टू C6H6। ठीक है, और जब यहाँ से एंथैल्पी की अपन बात करेंगे तो एंथैल्पी में भी यहाँ -3216 और -3267.7 है। अब यहाँ पे इसका निशान देखो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये जब घटेगी तो आ जाएगा 48 किसका, प्लस का। ठीक है, सो आंसर आएगा अपना प्लस में। ठीक है, सो आंसर रहेगा, आंसर में फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा +48.1 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिक्रिया का स्थिर दाब पर डेल्टा H का तापमान के साथ परिवर्तन पूछ रखा है कि किसके बराबर होता है। तो स्थिर दाब पर है ना, स्थिर दाब पर यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि CP अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, तो डेल्टा H CP बराबर क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल NCP dt। ठीक है, और वहीं अगर डेल्टा E की बात करते हैं अपन तो वो जाता है NCV dt। ठीक है, जब डेल्टा H लिखते हैं तो ये लिखते हैं NCP dt, जबकि डेल्टा E लिखते हैं तो वो लिखते हैं NCV dt। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर डेल्टा CP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए सही है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखो भाई, सेकंड नंबर जो थर्मोडायनेमिक्स रूल अपन पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, तो वो क्या कहता है कि एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी कंटिन्यूस बढ़ रही है और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब जो स्वतः प्रक्रम हैं वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो एंट्रोपी कंटिन्यूस बढ़ रही है स्वतः प्रक्रमों के लिए और वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। दैट मीन्स कि मैं ऐसे कहूँ कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनके लिए डेल्टा S कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का क्या मतलब है, डेल्टा S हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, ये किसकी बात है, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। लेकिन यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, सो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं। ठीक है, और उनके लिए सिस्टम प्लस सराउंड की जो एंट्रोपी होती है वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, एंट्रोपी उसमें परिवर्तित नहीं होती है। सो इसका फर्स्ट नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोल आदर्श गैस के लिए सम आयतनीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन देता है।
ठीक है। सम आयतनी पूछा है, देखो सबसे पहले तो सम आयतनी दे रखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे सी वी आएगा, तो सी वी और सी वी यानी थर्ड या फोर्थ में से एक आंसर होना चाहिए। सो आंसर इसमें जो सी वी एल एन T2/T1 लिखते हैं, और सेकेंड नंबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है CV/LN V1/V2। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर में V2/V1 दे रखा है, इसलिए वो गलत है। अगर वो V1/V2 होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि साइक्लोहेक्सेन के निम्नलिखित किस स्वरूपी में उच्चतम ऊर्जा अवरोध के साथ उच्च कोणीय एवं मरोड़ी विकृति है। मतलब टोर्शनल स्ट्रेन और हाई एंगल स्ट्रेन पूछा है कि इसमें हाई है। सो ये होता है हाफ चेयर में। ठीक है, हाफ चेयर में सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन पाया जाता है। हाई एंगल स्ट्रेन दैट मीन्स की स्टेबिलिटी सबसे कम, दैट मीन्स कि सबसे कम स्टेबल इसमें अर्ध कुर्सी रूप रहता है। और इनका चारों का सीक्वेंस ये रहता है कि जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसके बाद में होती है ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट के बाद में बोट, और फिर हाफ चेयर। ठीक है, ये फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड इस तरीके से इनका सीक्वेंस रहता है। सो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ब्यूटेन के निम्नलिखित स्वरूपों के युग्म में से कौन सा प्रतिबिंब रूप है। दैट मीन्स कि एनेंशियोमर पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो एनेंशियोमर बनाता है। ठीक है, सो एनेंशियोमर का मतलब मिरर इमेज है, मिरर इमेज जो बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोनों, जो गोश फॉर्म है वो उसका गोश फॉर्म मिरर इमेज बनाते हैं। किस तरीके से कि गोश फॉर्म इस तरीके से बनते हैं ये। ठीक है, तो एक गोश फॉर्म में CH3 यहाँ पे रहेगा, दूसरा में मतलब इस तरीके से ये एक गोश फॉर्म है। ठीक है, जब इसका अपन सेकंड गोश फॉर्म बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, इस तरीके में। और CH3 इस बार अपन यहाँ लिखते हैं और एक में CH3 यहाँ, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, बाकी और कोई भी मिरर इमेज नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ब्यूटेन के गोश फॉर्म में मेथिल समूह का अलगाव कितना रहता है, मतलब कि उनमें एंगल स्ट्रेन कितना रहता है, एंगल कितना रहता है, तो वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे से वो 60 डिग्री एंगल पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एन ब्यूटेन के एंटी और गोश फॉर्म में डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस पूछा है। तो देखिए भाई, एंटी और गोश फॉर्म में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो 0.8 किलो कैलोरी रहता है, जबकि एंटी जो मतलब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है उनमें इनमें एनर्जी गैप रहता है 3.4 किलो कैलोरी। ठीक है, सो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें और करेक्ट आंसर दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 0.8 किलो कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका विन्यास जेड है। जेड का मतलब होता है सिस, है ना, सिस वाला पूछा है। ई जेड कॉन्फर्मेशन में इसने जेड यानी सिस वाला कौन सा फॉर्म है ये पूछा है। ठीक है, सो अब कैसे देखते हैं, एक कार्बन पर जुड़े हुए दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको अपन प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें से अपन प्रायोरिटी देंगे इसको, और FCl Br यानी इसमें से Br को मिलेगा। सो ये तो दोनों सेम है, तो ये नहीं आंसर होगा, इसमें से इसको देंगे और यहाँ पर मिलेगा Br को। ठीक है, तो ये एंटी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। बाकी थर्ड वगैरह भी देख लेते हैं, इसमें से अपन Br को देंगे, यहाँ पर Cl को मिलेगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। फोर्थ में देखिए Cl को देंगे और यहाँ से देंगे Br को। यहाँ पर अपन Cl दोनों एक साइड है तो इसको सिस नहीं करेंगे, वो सिस ट्रांस नहीं पूछा, यहाँ पूछा है EZ में अपन क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। सो ये फोर्थ भी करेक्ट नहीं है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन दे रखी है और पूछा है आंसर इसका। सो देखिए मैनिक रिएक्शन है ये। इसमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन युक्त ये कंपाउंड है और फॉर्मल्डिहाइड है, और इसमें एमीन ले रखा है ना। तो ये आपस में देखो इस तरीके से यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, यहाँ का ऑक्सीजन जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन जाता है, और ये आपस में जुड़ करके और ये वाला प्रोडक्ट देते हैं। तो मैनिक रिएक्शन है ये, बहुत बार पूछ ली जाती है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसी तरीके से देखो साइक्लोपेंटेनोन दे रखा है और ये दे दिया पर बेंजोइक एसिड है ना। पर बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इंसर्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होकर के और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर। ठीक है, और ये बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में देखो 2 एल्डिहाइड दे रखे हैं और वही बेस के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन में अपन डायरेक्ट से आंसर कैसे निकालते हैं, एक का ऑक्सीजन जाएगा और एक का H2 जाएगा। ठीक है, अब इसमें तो pH है तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, सो इसका ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से जाएगा 2H2, क्योंकि देखो यहाँ पर हीट भी दे रखा है। सो H2O निकल के ही अपन को प्रोडक्ट बनाना है। सो इसका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। PHC जो H है उसका डबल बॉन्ड O जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड O के साथ में नेक्स्ट मोलिक्यूल का एडिशन हो जाएगा।
ये है एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में फिर देखो एल्डिहाइड दे रखे हैं और एल्डिहाइड का रिएक्शन अपन को करानी है KCN और DMF के साथ में। तो KCN और देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बन रहा है, ये बन रहा है बेंजोइन, ठीक है। रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट क्या देते हैं, वो रिएक्टेंट देते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन KCN की प्रेजेंस में, ठीक है। सो आंसर रहेगा बेंजोइन कंडेंसेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन पर्किन रिएक्शन दे रखी है। देखो भी लगातार नेम रिएक्शंस आ रही हैं, इसी तरीके से पूछी जाती है हर बार एग्जाम में, या तो आपको रिएक्शन देकर के उसका नाम पूछ लेते हैं या फिर उसका प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ये पर्किन रिएक्शन है, एल्डिहाइड की रिएक्शन है और एनहाइड्राइड के साथ में है, और जो एनहाइड्राइड लेते हैं उसी का सोडियम एसीटेट भी ले लेते हैं। सो यहाँ से रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड O जाएगा यहाँ से और इसका जाता है H2O, ठीक है। और यहाँ से जो एस्टर है उसका डबल बॉन्ड O निकल करके एसिड बन जाता है, ठीक है। सो ये रिएक्शन का आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, रिएक्शन दे रखी है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन है। इसमें भी देखो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है और इसमें ये अल्फा ब्रोमो एस्टर दे रखा है, ठीक है। और जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और इस आंसर बनता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इसमें आंसर बनता है। सो आंसर ये रिएक्शन होगी रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है DDT प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसकी अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाई जाती है। तो ये रिएक्शन अपन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की CCl3CHO के साथ में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा, CCl3CHO के साथ में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन से DDT का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है वोन रिचर रिएक्शन। वोन रिचर रिएक्शन में देखो क्या होता है कि जो दे रखा है रिएक्टेंट अपन को पैराब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन KCN के साथ होती है ना, तो नाइट्रो के अल्फा पोजीशन पर ये CN का एडिशन होता है और वो एसिटिक एसिड में एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बट ठीक है, इसमें अगर प्रोडक्ट के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो एसिड ग्रुप ना दे करके साइनाइड का ही एडिशन दे रखा है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, वोन रिचर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन दे रखा है और इसमें प्रोडक्ट पूछा है। तो K3FeCN6 के साथ में जब इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें एडिशन NaOH के प्रेजेंस में एडिशन होता है OH का, ठीक है। अब OH का जो एडिशन है वो इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये पूछा है कि कौन सी पोजीशन पर OH का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रो की ऑर्थो पोजीशन पर OH का एडिशन होता है, ठीक है ना। तो अब ऑर्थो पोजीशन एक तो ये वाली पोजीशन है और एक यहाँ पर ये वाली पोजीशन है, और यहाँ पे भी मतलब ये नाइट्रो की ऑर्थो पोजीशन एक ही बात है। तो यहाँ पे होता है या यहाँ पे होता है तब तो एक ही बात है। यहाँ इनके बीच में नहीं होगा क्योंकि बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगी, सो बीच में OH का एडिशन नहीं होगा, ठीक है। तो नाइट्रो की ऑर्थो पोजीशन पर होगा, तो किसी भी एक पोजीशन पर अपन OH का एडिशन दिखाएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, ठीक है। सो सेकेंड नंबर आंसर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रिएक्टेंट दे रखा है SnCl2 के प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में इसका प्रोडक्ट पूछा है। तो देखिए SnCl2 एसिडिक मीडियम में नाइट्रो ग्रुप को एमीन ग्रुप में और रिड्यूस करता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आंसर, ठीक है। CHO ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें ये जो रिएक्टेंट दे रखा है इसकी रिएक्शन NaNO2 और HBF4 के साथ में रिएक्शन है। तो भाई एमीन की रिएक्शन जब भी NaNO2 के साथ में होती है तो डाइएजो यौगिक बनते हैं, ठीक है, डाइएजो कंपाउंड बनते हैं। और डाइएजो कंपाउंड की फिर रिएक्शन यहाँ पर NaNO2 और कॉपर के प्रेजेंस में दे रखी है। तो कॉपर के प्रेजेंस में जो डाइएजोनियम कंपाउंड है उसका रिप्लेसमेंट होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और जो साथ में दे रखा होता है इलेक्ट्रोफाइल उसका एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये NH2 को ओवरऑल यहाँ पर NO2 रिप्लेस करेगा और ये करेक्ट आंसर रहेगा इसका थर्ड नंबर आंसर, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नाइट्रो कंपाउंड दे रखे हैं और पूछा है इसका रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, जिंक और NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड से है रिडक्शन, बहुत सारे इंटरमीडिएट के द्वारा दे रखे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट प्रोडक्ट होगा जिंक की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ये बनता है हाइड्रोजीनियम। थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
फिर दे रखा है निम्न में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा है। ताप दृढ़ का क्या मतलब है कि जो एक बार जिसको अपन ने जिस शेप में ढाल दिया उसको अपन दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये आंसर इसका होगा बेकेलाइट। ठीक है, बेकेलाइट एक ताप दृढ़ बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। तो प्राकृतिक रबर, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आप सभी जानते हैं प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का आईपीएसी नाम होता है 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर नियोप्रीन, तो नियोप्रीन जो है वो क्लोरो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, मतलब क्लोरोपिन का बहुलक होता है। तो क्लोरोपिन जो 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन को क्लोरोपिन बोलते हैं, तो इसका बहुलक नियोप्रीन कहलाता है। फिर है ग्लिपटल दे रखा है, ग्लिपटल और टेरिलीन। तो टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन टर्न थैलिकम और एथिलीन ग्लाइकोल के बहुलकीकरण से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सी होगा। और थर्ड का ग्लिपटल जो है वो थैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के पॉलीमराइजेशन से बनता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी, ए, देन डी और सी, यानी फोर्थ नंबर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एंटीबायोटिक पूछा है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओफ्लोक्लासिन। आप सभी जानते होंगे एंटीबायोटिक्स जब भी अपन मेडिसिन लेते हैं तो उसके पीछे के आप सोल्ट पढ़ा कीजिए, तो वहाँ से आपको ये बिल्कुल दिखेगा उसमें एंटीबायोटिक में ओफ्लोक्लासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉन नार्कोटिक पूछा है। नॉन नार्कोटिक मतलब जो ऐसा अपन कह सकते हैं पीड़ाहारी। पीड़ाहारी क्या होता है, तो पैरासीटामोल अभी सभी जानते ही हैं, पैरासीटामोल जो होती है वो एक पीड़ाहारी मेडिसिन है। ठीक है, ऐसवापक यानी कि जिससे नींद ना आती हो। 82 नंबर क्वेश्चन है, मूल अवस्था में NH3 का अणुकक्षक विन्यास निम्नलिखित में से किस प्रकार से दिया जा सकता है। MOT से पूछा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछा है अमोनिया के लिए ग्राउंड स्टेट में। तो इसका MOT डायग्राम अमोनिया का कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ से अमोनिया का 1s 2s और ये 2p ऑर्बिटल, और यहाँ बनेंगे हाइड्रोजन का, तो 3 हाइड्रोजन के 1s कक्षक, तो 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं। ये A1 कहलाता है, ये E1 कहलाता है और ये कहलाता है A2। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से जाते हैं। टोटल कितने हो गए, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल है 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, A1 में कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर E में कितना गया 4 इलेक्ट्रॉन और A में कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 4 2 का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सो इसका देखिए थर्ड नंबर जो आंसर है सिग्मा A1 का स्क्वायर, सिग्मा 2E का होल 4 और सिग्मा 3A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन में RNGX और एसिड की रिएक्शन दे रखी है, ग्रिग्नाइट एजेंट की एसिड के साथ में रिएक्शन, तो इसमें बनता है थायोल। थायोल के साथ में R2S बनेगा, यानी कि थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, RSH + R2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन दे रखी है और इसमें पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो भाई इसमें दे रखा है और क्रोमियम दे रखा है, तो अपन ऐड करेंगे। नीचे देखो यहाँ पर 0 दे रखा है, दैट मीन्स कि ये तो ऐड करके आ जाएगा, 83 + 24 हो जाएगा 107। तो अभी यहाँ आंसर में सभी 107 ही दे रखे हैं। सो अपन को डिटरमाइन करना है ऊपर वाला एटॉमिक मास। ठीक है, सो ये जब निकालेंगे अपन कैलकुलेट करेंगे 209 + 54 को ऐड करेंगे तो ये जो आएगा 63। ठीक है, 63 आएगा। अब 63 में से यहाँ से देखो 1 दे रखा है। ठीक है, तो 1 को माइनस करेंगे और ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यानी कि 2 माइनस करेंगे इसमें, तो 63 से में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 261। ठीक है, अब 261 के देखिए 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं यहाँ पर, सेकंड एंड थर्ड, है ना, सेकंड दे रखा है और थर्ड दे रखा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो S दे रखा है, यहाँ पे P दे रखा है। ठीक है, तो P फॉर पेंटा आता है और S फॉर सेप्ट के लिए बोलते हैं ना, सेप्ट यानी 7। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि नीचे यहाँ 107 दे रखा है एटॉमिक नंबर इनका। सो अननील सेप्टियम बनेगा। ठीक है, सो इसका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पूछा है फॉर SH के लिए। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इस क्वेश्चन में अपन को 2 इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, S + AH SH बनने की और SH + A = प्रोडक्ट बनने की। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट की रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ठीक है, जो कि आएगी इस तरीके से, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इक्वेशन अपन को दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड। सो अपन इसका
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो कैसे निकालेंगे कि K2SH की कंसनट्रेशन और A की कंसनट्रेशन इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। बट SH यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है, सो अपन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। तो देखो K1 फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें K1 में ये बन रहा है, सो अपन K1 और S की कंसनट्रेशन, AH की कंसनट्रेशन, फिर जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। सो अपन माइनस लगाएंगे, माइनस K1 और SHA की कंसनट्रेशन, ठीक है। फिर देन K2 वाली रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। सो मैंने इसको ओवरऑल इसको ब्रैकेट लगा दिया है, बाहर मैंने माइनस का मार्क लगा दिया है, जब कंज्यूम होता है तो उसको माइनस के फॉर्म में लेते हैं। सो माइनस आएगा, या फिर आप ब्रैकेट खोल के रखो तो यहाँ पे भी आप माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो K2 और SH और A इस तरीके से लिख दिया। फिर अपन क्या करेंगे, SH को इधर लेके जाएंगे और ये K1SH AH एज इट इज़ रहेगा, और ये जो इसके साथ वाले जितने भी है ये क्या चले जाएंगे, अपोन में चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से A को भी अपन ने क्या किया, कॉमन ले लिया, A को भी कॉमन ले लिया। सो ये यहाँ पर क्या बचा, K इनवर्स और प्लस K2। अब इस पूरी SH की वैल्यू को अपन इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये एज इट इज़ ये आ जाएगी और इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा और A आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर K2 और A लिख दिया। अब A से A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो बचा क्या अपने पास में, तो अपने पास फाइनल बचा K2 K1 S की कंसनट्रेशन एंड AH की कंसनट्रेशन, ठीक है। और नीचे क्या बचा, K इनवर्स प्लस K2, ठीक है। सो अपन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से इस तरीके से SH की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 m एसिटिक एसिड की और स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है वो अपन को दे रखी है, और अम्ल के वियोजन की मात्रा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और अपन को दे रखा है अनंत तनुता पर इसकी मोलर चालकता दे रखी है, ठीक है। और अपन को क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो इसको भी अभी मैं सोल्व करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो ये अनंत तनुता पर जो इनकी मोलर चालकता का अनुपात लेते हैं, मतलब यहाँ पर किसी V आयतन पर इसकी चालकता है, मोलर चालकता, और ये है अनंत तनुता पर इसकी चालकता का जो अनुपात है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है, ठीक है। अब जो किसी कंसंट्रेशन पर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। कप्पा यानी कि विशिष्ट चालकता, और ये जो अनंत तनुता पर विशिष्ट चालकता अपन को इसका जो वैल्यू है वो अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। सो अपन को क्या डिटरमाइन करना है, पहले अपन को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला अपने पास में है। सो अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो K की वैल्यू अपन को दे रखी है, ठीक है, M की वैल्यू अपन को दे रखी है, और इनफाइनाइट पर मोलर चालकता अपन को दे रखी है। सो अपन ने ये वैल्यू इस तरीके से पुट की, और ये फॉर्मूले में इस तरीके से वैल्यू पुट करके जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये इस तरीके से वैल्यू सारी पुट करेंगे, और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर सेकंड जो है वो इसका इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने से आ जाएगा, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले में वैल्यू रखने से ये आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T = 0 पर एक पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ की परम एंट्रोपी S = 0 दे रखी है, मतलब T = 0 है तो S = 0 होता है। जब T टेम्परेचर पर परम एंट्रोपी ST क्या होगी, तो ST क्या होता है, मतलब ST का फॉर्मूला क्या होता है, NCPDT, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है ये। सो NCPDT अपन पढ़ते हैं, ये NCPDT है ना। तो ये सेकंड नंबर आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें पूछा है प्रोडक्ट C क्या बनेगा। सो देखिए फर्स्ट इसमें जो दे रखा है स्टेप, उसमें C6H5SO2 Cl के साथ में इसकी रिएक्शन दे रखी है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। वैसे तो ये अमीन के डिटेक्शन में काम आता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के डिटेक्शन में काम में लिया जाता है। बट ये अभी देखो अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा NaOH की प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा। दैट मीन्स कि ये इस वाली स्टेप में अल्कोहल को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से HCl निकलेगा और ये बाकी एज इट इज जो है वो इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में KMnO4 दे रखा है, और KMnO4 जब इसके साथ में रिएक्शन करेगा CH3 के साथ में, तो आपको पता है कि ये CH3 बेंजीन से जुड़े हुए फर्स्ट नंबर कार्बन को और किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक ग्रुप में, ठीक है। सो ये इसको एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। फिर थर्ड स्टेप में H+ दे रखा है, तो H+ मतलब एसिडिक मीडियम में ये जो आयन है ये फिर से यहाँ से
निकल करके और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, H वापस से इसमें जुड़ जाएगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल इस एल्कोहल को हमने प्रोटेक्ट किया, CH3 को अपन ने एसिडिक में कन्वर्ट किया और फिर वापस से हमने इसकी जगह OH लिया है। ठीक है, सो प्रोडक्ट में CH3 COH में कन्वर्ट हुआ है। सो थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसिटिल ऑक्साइड की अमोनिया से अभिक्रिया करने से कौन सा उत्पाद बनता है। तो सबसे पहले अपन को मेसिटिल ऑक्साइड का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। सो मेसिटिल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है उसमें इस तरीके से होता है, ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ H और यहाँ से COCH3, ये होता है मेसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस कार्बन के दोनों वैलेंसी CH3 ग्रुप के साथ में फुलफिल रहती हैं। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड O है उस पर अमोनिया का एडिशन होता है। ठीक है, वही जो मार्कोनी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे, और इस कार्बन से जुड़ जाएगा NH2 ग्रुप। ठीक है, जस्ट सिंपल सी रिएक्शन है, अमोनिया का एडिशन करना है डबल बॉन्ड पर, एक तरफ H और एक तरफ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये जो थर्ड नंबर प्रोडक्ट है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें देखो क्या पूछा है, तो विपक्ष, समपक्ष और विपक्ष 2,4,6 ऑक्टाट्राईन। सबसे पहले तो अपन को इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी होगी। तो 2,4,6 ऑक्टाट्राईन है, दैट मीन्स कि इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से होगी, ये 2,4,6 और यहाँ पर एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से। बट अब अपन को इनका कन्फर्मेशन देखना होगा कि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। तो ये विपक्ष और मतलब ये क्या दे रखा है, देखो विपक्ष और विपक्ष मतलब कि ट्रांस, तो यहाँ पे ट्रांस ऐसे जुड़ेंगे, ये ट्रांस हो गया ना, ये इस तरीके से, ये देखो ये वाला ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इस पे भी ट्रांसफॉर्म, तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स कि CH3 दोनों बाहर की तरफ है, बीच में देखो समपक्ष दे रखा है, तो ये समपक्ष है। तो यानी ये वाला अपन को मॉलिक्यूल दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, इसका थर्मल जो है वो रिएक्शन करवानी है। तो थर्मल रिएक्शन, अब ये देखो कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, सबसे पहले अपन देखेंगे कि 4n+2 कॉम्प्लेक्स बना है। ठीक है, 4n+2 की और थर्मल रिएक्शन, तो आपको याद होगा कि 4n और यहाँ पे 4n+2 थर्मल एंड फोटोकेमिकल। ठीक है, फोटोकेमिकली रिएक्शन कराते हैं, तो आप डिसरोटेटिव होगा कि कौन रोटेटिव होगा ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिखा जाता है कौन रोटेटिव, फिर यहाँ पे डिसरोटेटिव, यहाँ डिसरोटेटिव, यहाँ कौन रोटेटिव। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो रिएक्शन क्या है अपनी, थर्मल रिएक्शन है और 4n+2 सिस्टम के साथ में, तो ये होता है डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी का मतलब क्या होता है, डिसरोटेटरी का मतलब होता है डोंट चेंज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनका है पहले से इनके ग्रुप का, उसको अपन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट साइक्लाइजेशन होगा और ये जो ऑक्टाट्राईन है इस तरीके से ये साइक्लाइज होकर के इस तरीके से बना लेगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएंगे दोनों तरफ। अब बचे हुए जो CH3 ग्रुप है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कि वो दोनों एक तरफ थे, मतलब दोनों सेम साइड थे, तो वो सेम साइड ही रहेंगे। दैट मीन्स कि आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये CH3 और ये भी CH3। ठीक है, दैट मीन्स कि क्या बने, सिस प्रोडक्ट बना। ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा रहा, तो सिस थे आपस में, तो ये बनेगा केवल 5,6 समपक्ष डाईइन, मतलब कि थर्ड नंबर जो सेकंड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 5,6 यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो 5,6 समपक्ष है, समपक्ष बनेंगे डाईमेथिल 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन। सो इसका ये प्रोडक्ट सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1,2 डाईक्लोरोप्रोपेन द्वारा प्राप्त होने वाले NMR सिग्नलों की संख्या। तो 1,2 डाईक्लोरोप्रोपेन, 1 2 और ये 3, तो डाईक्लोरो है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ एक H और यहाँ पर ये 2H। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है। सो इसमें अपन NMR सिग्नल देखेंगे, तो ये जो CH3 है इसके सारे के सारे हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे, तो एक सिग्नल तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर ये वाला सिग्नल, ये वाला हाइड्रोजन जो है सेकंड सिग्नल देगा। अब यहाँ पर देखिए जो इस कार्बन से जुड़े हुए जो दो हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजनों का जो एनवायरनमेंट है, केमिकल एनवायरनमेंट है, वो डिफरेंट रहेगा, है ना। इस तरीके से दोनों जो हाइड्रोजन है उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट रहेगा दोनों तरफ से। सो ये 2 सिग्नल देंगे। सो टोटल सिग्नल कितने हो गए, 1 2 एंड 3 और 4, मतलब टोटल 4 सिग्नल है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। के आगे के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, 60 मार्क्स के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आते हैं 150 क्वेश्चन में से। बाकी आगे के केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपन देखते हैं। 122 से फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या n=3 दे रखी है और इससे संबंधित कुल कक्षकों की संख्या पूछी है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन निकालते हैं n² से, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² से। सो n² हो जाएगा 3² 9। सो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 2s कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम क्या है। 2s कक्षकों की ऊर्जा का पूछा है। तो इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर लीना की रब से फरियाद अपन इस तरीके से पढ़ते हैं, लीना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ना, और उससे ऊपर आता है हाइड्रोजन। सो ये इनके 2s कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सेकेंड नंबर आंसर, ठीक है, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है। तो प्रथम आयनन ऊर्जा आपको पता है कि दाएं से बाएं तरफ जाने पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाते हैं तो इस तरीके से आयनन ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। सो बट यहाँ पर इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो अपोजिट रहता है, मतलब ऑक्सीजन पहले आता है फिर नाइट्रोजन आता है, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड की वजह से नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में ऑक्सीजन की, और उसके बाद में फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की। सो इसका करेक्ट जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा फोर्थ नंबर। सो फोर्थ नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये ऐसे पूछा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि इलेक्ट्रॉन को जब अपन बाह्यतम कोश में प्रवेश करवाते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी मुक्त होती है ना। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में फ्री होगी। तो फ्लोरीन में, यहाँ जैसे अपन देखते हैं FCl-Bri, तो इनका सीक्वेंस FCl-Bri इस तरीके से होता है कि जब साइज़ बढ़ता जाता है तो गेन एंथैल्पी जो है कम ऋणात्मक होती जाती है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होता है, इस वजह से क्लोरीन जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होती है। सो करेक्ट आंसर है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह किसके द्वारा बोला गया है। तो ये होता है पाउली अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फोर्थ नंबर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है द नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए कोणीय नोड की संख्या पूछी है। तो कोणीय नोड की जो संख्या होती है वो L के इक्वल होती है। L यानी जो क्वांटम संख्या अपन पढ़ते हैं कक्षीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो कोणीय नोड जो होते हैं वो L के इक्वल आते हैं। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो अपन को पता है कि SPD अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। तो S के लिए L का मान आता है 0, P के लिए आता है 1 और D के लिए आता है 2, ठीक है। सो इसके लिए कोणीय नोड की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर आंसर, ठीक है, सेकंड, मतलब 2 इसमें कोणीय नोड होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। वहीं पे अगर अपन इसको इसके रेडियल नोड पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर होगा जिंक, क्योंकि जिंक में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स पूर्णतया फुलफिल होता है, मतलब फुलफिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है इसमें, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिस एथेन 1,2-डाईएमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला पूछा है। तो ट्रिस दैट मीन्स कि एथिलीन डाईएमीन दे रखा है इसमें, तो EN यानी कि ट्रिस एमीन 3 EM आएंगे तो सभी में दे रखा है, बट सल्फेट यानी कि अपन को किस तरीके से इसको डिटरमाइन करेंगे। देखो कोबाल्ट के आगे जो है वो 3rd दे रखा है ना, तो जिसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अपन निकाल के देख लेंगे। देखो यहाँ EN का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। सो सल्फेट का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वही कोबाल्ट का होगा। सो यहाँ पर तो -2 आएगा, सो ये नहीं होगा। सेकंड नंबर में देखिए यहाँ पर आ जाएगा कोबाल्ट का, यहाँ 3 दे रखा है, तो क्या मानेंगे 3x = सल्फेट का कितना -2 और सल्फेट के कितने आयन 2, सो -4, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा आंसर। थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड में देखिए
कोबाल्ट के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि बाहर ब्रैकेट से बाहर 2 है, सो 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सल्फेट के 3 आयन है तो ये हो जाएगा -6, सो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पर ये कोबाल्ट 3 आ रहा है, सो थर्ड नंबर जो है आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता है। तो ज्यामितीय समावयता देखिए फर्स्ट नंबर मॉलिक्यूल करेगा, इसके 3 समावय भी बनेंगे, ABCD इस तरीके से दिए गए हैं, सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा। फोर्थ नंबर आंसर देखिए, फोर्थ में जो निकल और Cl4 दे रखा है 2-, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 बिकॉज वीक लिगेंड है, सो बाहर वाले ऑर्बिटल काम आएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप बनेगी टेट्राहाइडल। और सो टेट्राहाइडल जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करती है क्योंकि उसके सभी एंगल इक्वल होते हैं। सो ठीक है, सो फोर्थ नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के संकुल में sp3d2 संकरण पाया जाता है। अब sp3d2 का क्या मतलब है, बाहर वाले d ऑर्बिटल काम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर वीक लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करेगा और उसमें जो d है वो बाहर वाले कक्षक काम में आएंगे। सो इसमें वीक लिगेंड जो है वो एक में दे रखे हैं फर्स्ट नंबर में ना, तो COF6 3- इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पैलेडियम का मूल अवस्था में बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पैलेडियम का। तो देखो पैलेडियम किसके नीचे आता है, निकल के नीचे आता है ना, निकल फिर पैलेडियम और प्लेटिनम इस तरीके से ना। तो निकल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम सभी जानते हैं कि 3d8 and 4s2 होता है ना, 3d8 4s2। सो इसके जैसा ही पैलेडियम का होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इस d ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं। ठीक है, सो ये स्पेशली पूछा ही जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4d10 5s0। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल CONH3 Cl2 और Cl दे रखा है और इसके आधिक्य में AgNO3 से अवक्षेपित कराने पर AgCl के कितने मोल बनेंगे, है ना, ये पूछा है। तो देखो बाहर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो तो स्टेबल बनता है, सो ये टूटेगा नहीं। आयन्स जो बनेंगे यहाँ पे सिर्फ 2 आयन बनेंगे, एक तो पूरा ये कॉम्प्लेक्स और दूसरा जो बाहर जो आयनन समन्वय मंडल और आयनन मंडल। तो आयनन मंडल वाले जो Ag हैं द्वारा अवक्षेपित होंगे, तो बाहर सिर्फ 1 Cl दे रखा है, सो AgCl के सिर्फ 1 मोल ही प्राप्त होंगे। सो ये सेकंड नंबर आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका चुंबकीय आघूर्ण उच्चतम है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज़्यादा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे, जिसमें कि वीक लिगेंड पाया जाएगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड में तो CN दे रखा है, तो जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। थर्ड एंड फोर्थ में देखो यहाँ पर वीक लिगेंड दे रखा है फ्लोरीन। ठीक है, अब इसका यहाँ पर आयरन दे रखा है, आयरन +3 एंड कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो आयरन +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट D5 है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहेंगे, जबकि यहाँ पर D6 होगा। सो D6 में एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होंगे। सो थर्ड नंबर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोपियम का मूल अवस्था में बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 63। ठीक है, और वैसे जो लेंथेनाइड्स हैं उसमें आता है ये, और लेंथेनाइड्स में एक गैडोलिनियम आता है। गैडोलिनियम जो है वो 64 पर आता है, वो लगभग मिड में होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं। और आपको इसका ये याद होना चाहिए कि 4f7 5d1 एंड 6s2 होता है गैडोलिनियम का। इससे जस्ट ऊपर आता है यूरोपियम, है ना, इससे जस्ट ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें D में भरा जाता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं होगा, बाकी जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा, यूरोपियम का। सो इनमें से हो जाएगा फर्स्ट नंबर आंसर, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत बार पूछा जाता है, सो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनम, प्रोमीथियम, सेमेरियम और टर्बियम आयनों की आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम पूछा है। तो यहाँ पर ये लेंथेनम, फिर सीरियम, प्रेसिमोडाइनियम, नियोडाइनियम, सेमेरियम, प्रोमीथियम, इस तरीके से इनका सीक्वेंस चलता है। और लेफ्ट से राइट जाने पर जो आयनिक त्रिज्या है उसका मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा जो आयनिक त्रिज्या है वो लेंथेनम की ही हो जाएगी, जस्ट अपोजिट इनका जस्ट सीक्वेंस चलेगा। सो लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक जो आयनन त्रिज्या है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस हो जाएगा जस्ट अपोजिट, यानी कि थर्ड नंबर आंसर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धातु लगभग 95% मिस धातु में पाई जाती है। तो मिस धातु में 95% होते हैं लेंथेनाइड धातु होती है। सो इसका
थर्ड नंबर आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड चालकता तथा दिखने में कॉपर धातु की तरह प्रतीत होता है। तो कॉपर के जैसे जो करैक्टर होते हैं वो होते हैं ReO3 यानी कि रीनियम ऑक्साइड में। सो थर्ड नंबर इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किन तत्वों के युग्म का आकार लगभग समान नहीं है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4D और 5D एलिमेंट्स के जो साइज़ होते हैं वो बिल्कुल लगभग समान पाए जाते हैं लेंथेनाइट संकुचन के कारण। ठीक है, सो इनमें एग्जांपल अपन देखते हैं। देखिए, जिरकोनियम और हाल्फेनियम ऊपर नीचे पाए जाते हैं, मोलिब्डेनम और टंगस्टन ऊपर नीचे होते हैं, प्लेटिनम और पैलेडियम भी ऊपर नीचे पाए जाते हैं। बट यहाँ पर देखो NB और OS नायोबियम और जो ओस्मियम है वो नायोबियम पाया जाता है वेनेडियम के नीचे। ठीक है, और जो ओस्मियम है वो आयरन रूठे ओस्मियम से। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है। सो यहाँ पर नायोबियम यहाँ होता है, ओस्मियम यहाँ पाया जाता है। सो ये एक दूसरे के नीचे नहीं पाए जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। सो इनके साइज़ लगभग समान नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 2N2O5 की रिएक्शन दे रखी है, डिकम्पोज होकर के 4NO2 + O2 में कन्वर्ट होता है, और पूछा है कि इनका जो औसत वेग दे रखा है और NO2 के उत्पादन की दर पूछी है। ठीक है, सो औसत वेग जो है वो इसका जो औसत वेग दे रखा है 6.79 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब यहाँ पर अपन ये जो NO2 के लिए पूछा है उत्पादन की दर, तो आगे 4 दे रखा है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं 1/4 करेंगे और यहाँ पर NO2 के उत्पादन की दर अपन को निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 4 है वो उधर जा करके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आता है लगभग 27.16 × 10⁻⁻⁴ आएगा। जब 6.79 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आंसर आएगा। ठीक है, और आंसर में देखिए अब 10⁻³ दे रखा है, ये जो आंसर है ये इससे मैच होता हुआ है, और यहाँ पर 10⁻⁴ की जगह 10⁻³ कर दिया। ठीक है, तो सेकंड नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट जस्ट इसको पॉइंट को जस्ट आगे की तरफ खिसका दिया, तो 10⁻⁴ की जगह 10⁻³ आंसर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है K दे रखा है और उसकी कोटि पूछी है। सो वेग स्थिरांक के जो यूनिट है उससे अपन इसकी जो ऑर्डर है वो निकाल सकते हैं। सो यूनिट दे रखी है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये यूनिट होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, वहीं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होती है लीटर इनवर्स मोल एंड सेकंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है ओनली सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए हो जाती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सो शून्य ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, रेट रिएक्शन है इसमें। ठीक है, और ये R की जगह यहाँ पर R कई बार ये 0 लिखा होता है ना, उसकी पावर की 0। सो ये एक ही बात होती है, पावर की 0 है वो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और थर्ड नंबर है वो भी सही है। T½ = क्या होता है, A/2 की लिख सकते हैं अपन, और A को यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिखा रखा है R0 से, और सरल रेखा आरेख T और R के मध्य एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड नंबर आंसर है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर निम्नलिखित किस गैस का अधिकतम भौतिक अवशोषण होता है। सो ये भौतिक अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है SO2 का। इसमें अपन किसे देखते हैं, क्रांतिक ताप से ना, जिसका क्रांतिक ताप सबसे ज़्यादा होता है उसका अधिशोषण की दर जो है उसका उतनी ही ज़्यादा होती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जिसका द्रवीकरण जितना ज़्यादा होता है वो गैस उतनी ही ज़्यादा अधिशोषित होती है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस याद किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा अधिशोषण होता है SO2 का, उसके बाद में होता है CO2 का, फिर होता है CH4 का, और फिर होता है H2 का। ठीक है, क्रांतिक ताप सबसे ज़्यादा SO2 का होता है, फिर CO2 का, फिर CH4, फिर H2। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालों की क्रीम निम्नलिखित में से किसके कोलाइड का उदाहरण है। तो क्रीम जो है वो आती है इमल्शन में। ठीक है, इमल्शन द्रव में द्रव का मिक्सचर होता है, और क्रीम जो है वो इमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमल्शन के लिए सही है। इमल्शन के लिए कौन सा कथन सही है पूछा है।
सो फर्स्ट देखिए ऑप्शन दे रखा है, उन्हें परिक्षेपण माध्यम द्वारा तनु नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। इन्हें तनु किया जा सकता है। जैसे अपन इमल्शन 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ठीक है। सो जैसे दूध इसका एग्जाम्पल है तो उसको तनु किया जा सकता है। यह ब्राउनी गति नहीं दर्शाते, नहीं, ये भी गलत है कि ब्राउनी गति ये शो करते हैं, ठीक है। और यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते, तो ये भी गलत है, टिंडल प्रभाव भी शो करते हैं। तो थर्ड नंबर देखिए इसका आंसर कि उन्हें अपकेंद्रण करके अवयवी द्रव्यों में तोड़ा जा सकता है। सो ये भी इसका करेक्ट आंसर है कि इन्हें तोड़ा जा सकता है, ठीक है। सो थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक विलियन में 3 घटक दे रखे हैं, ए, बी और सी, प्रत्येक के 0.2 मोल है, तब उनके मोल अंशों का योग कितना होगा। मोल अंशों का योग, मोल भिन्न का योग x पूछा है ना, टोटल x जो x होता है ना, तो x इजिकल टू क्या होता है, जैसे XA, XB, XC 3 यहाँ पर दे रखे हैं मोल्स, तो तीनों का योग जो है वो a के बराबर होता है। मतलब कितने भी अवयव दिए गए हैं उन सभी के मोल भिन्नों का जो योग होता है वो हमेशा इकाई होता है। सो इसका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 200 ग्राम बेंजीन में घोला जाए तब विलयन की मोललता क्या होगी, ठीक है। मोललता पूछी है भाई, तो मोललता कैसे निकालते हैं, स्मॉल m से इसको डिनोटेट करते हैं। तो ग्रामों में मात्रा है 6 ग्राम, ठीक है। ग्रामों में मात्रा बटा उसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एथेनोइक अम्ल का मोलिकुलर वेट होता है 60, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल का मोलिकुलर वेट इंटू विलायक का भार। सो विलायक का भार यहाँ पर दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। जब ग्रामों में दे रखा है तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इंटू 1000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकालते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से 10, और ये गया 3 0 से 1 मतलब 1/2, और 1/2 को कैसे लिखेंगे, 0.5। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 मोललता, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है ना, और 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघट इसमें मिला दिया गया है, और ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो गया, ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालो। तो देखिए भाई, राउल्ट का नियम पढ़ा होगा आपने। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जब शुद्ध बेंजीन था तो उसका वाष्प दाब था 0.85 बार, ठीक है। 0.85 था। जब अपन इसमें अवाष्पशील कोई विलय मिला देते हैं तो इसका वाष्प दाब घट करके 0.845 हो गया, ठीक है। 0.85 से घट करके 0.45 बार हो गया। अब पूछा है ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है कि ये वाष्प दाब अवनमन हुआ ना, वाष्प दाब में कमी आ गई, तो वाष्प दाब अवनमन को अपन शो करते हैं। जैसे शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब को P0 लिखते हैं, और सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद में, यानी कि जब उसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तब उसका वाष्प दाब हो जाएगा P0 नोट माइनस PS। और अपेक्षिक वाष्प दाब की अपन बात करते हैं तो अपन कंपैरिजन करते हैं शुद्ध वाष्प दाब के साथ में, ठीक है। तो ये कहलाता है अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, और ये बराबर होता है विलय के मोल भिन्न के, यानी कि XB के समानुपाती माना जाता है इसको, ठीक है। विलय यानी कि जो विलय अपन ने उसमें मिलाया है XB। अब XB को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो XB इजिकल टू होता है, XB कैसे लिखते हैं, XB इजिकल टू होता है NB अपॉन NA प्लस NB, मतलब मोल भिन्न है ना, तो B के मोल और अपॉन टोटल मोल। अब टोटल मोल जो है वो योग NB को यहाँ पर अपन नेग्लिजिबल कर देते हैं NA के आगे। सो अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XB को अपन क्या लिखेंगे, NB अपॉन NA, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब देखो NB अपॉन NA को अपन कैसे लिखेंगे, तो NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो NB यानी कि विलय के मोल, तो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और नीचे क्या था NB, तो अपन यहाँ लिखेंगे कैपिटल W, और जो कैपिटल M नीचे जाएगा उसको अपन मल्टीप्लाई करके ऊपर, ठीक है। सो अपना ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ पे स्मॉल w और स्मॉल m तो विलय की बात हो रही है, जबकि कैपिटल M और कैपिटल W यहाँ पर विलायक की बात हो रही है, ठीक है। अब ये चारों की चारों वैल्यूज़ अपन को यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो अपन जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर P0A यानी शुद्ध अवस्था में तो ये दे रखा है 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.85, ठीक है। शुद्ध अवस्था में से कंपैरिजन किया है
इज इक्वल टू स्मॉल जो W था, स्मॉल W क्या दे रखा है 0.5, ठीक है 0.5 ग्राम, जबकि कैपिटल M कितना दे रखा है 78 ग्राम। देखिए बेंजीन का मोलिकुलर वेट यहाँ पर दे रखा है विलायक का, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन में अपन क्या लिखेंगे स्मॉल m जो है वो दे रखा है अपन को, स्मॉल m अपन को कैलकुलेट करना है ना, ठोस का मोलर द्रव्यमान तो अपन को निकालना है, दैट मीन्स कि स्मॉल m निकालना है, इसको अपन ने x माना, और फिर कैपिटल M जो है वो दे रखा है 39, जस्ट अपन ने वैल्यू पुट की है, तो 39 से 72 को क्रॉस किया ये आया 2, और जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.85 से 0.84 जाकर माइनस होकर के आएगा 0.005 अपॉन 0.85, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 अपॉन एक्स, ठीक है। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 170 ग्राम पर मोल। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी से कैलकुलेशन है, इजीली हो जाएगी, तो थर्ड नंबर इसका आंसर करेक्ट रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। आदर्श विलयन पूछा है ना, आइडल सॉल्यूशन, तो आइडल सॉल्यूशन बेंजीन और टोलुइन का आइडल सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन पूछे हैं, तो धनात्मक विचलन वाला जो है वो होता है एसीटोन प्लस एथेनॉल। एथेनॉल जो है इनमें ये धनात्मक विचलन पाया जाएगा, जबकि ऋणात्मक विचलन होगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इस सीक्वेंस में रहेगा कि C, A एंड B, ठीक है। सो C, A एंड B, फोर्थ नंबर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, N2 + 3H2 = 2NH3 के लिए डेल्टा H नोट दे रखा है, ठीक है, और अपन से पूछा है कि इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, किसकी, अमोनिया के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो देखिए 2NH3 के लिए अपन को इतना दे रखा है, और स्टैंडर्ड अमोनिया का क्या मतलब है, मतलब 1 मोल अमोनिया के लिए और फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है, तो यहाँ पर जब 2 मोल्स के लिए इतना है तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे। सो जस्ट अपन को 92.4 में डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। सो आंसर जस्ट आधा, तो -46.2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में आंसर, सो माइनस में आएगा। सो थर्ड नंबर जो आंसर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री के 2018 की वैकेंसी के 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। सो बाकी सभी क्वेश्चन हैं वो मैंने सॉल्व यहाँ करवा दिए हैं। आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि आपके रिएक्शन से मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके के नए वीडियो डेली लेकर आऊँ। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।